हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंशिएंट इंडियन सीरीज व संख्या एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संगम एज के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई मौर्यन एम्पायर में क्या 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 हुआ था, और पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था जहाँ पे इन्वेजन्स हुए थे। ठीक है, बहुत सारी कह सकते हो डायनेस्टीज आती हैं, इन्वेड करती हैं। ठीक है, और इंडिया में रहती हैं। सो अब हमें पढ़ना है सदर्न इंडिया में संगम एज के बारे में। किसमें पढ़ना है? सदर्न इंडिया के संगम एज के बारे में। ये जो है जो संगम एज, ये कौन से टाइम पीरियड की बात है? ये थर्ड थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर, या बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, जिसमें क्या है, पूरे के पूरा जो साउथ इंडिया है, जो पूरा साउथ इंडिया है, वहाँ उसके बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह से सोसाइटी थी। ठीक है, कैसा कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन था, कौन कौन जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे उनके बारे में यहाँ पे आज हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? अब संगम एज, संगम क्यों बोला गया है? ठीक है, इस ये जो टाइम पीरियड है इसको संगम एज क्यों बोला गया है? तो संगम बेसिकली क्या होता है? संगम क्या है? एक अकेडमी ऑफ पोएट्स है। जब बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जो बहुत बहुत बड़े विद्वान पोएट्स थे, वो सारे जब आकर एक जगह पर मिले, और इन्होंने क्या प्रोड्यूस करा? लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे? लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस करे। यानी मतलब कह सकते हो, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो बहुत सारी बुक्स प्रोड्यूस करी। ठीक है, मतलब बहुत सारी बुक्स लिखी, टेक्स्ट लिखे। सबको समझ आ रहा है? तो वो सारे जो टेक्स्ट हैं, वो जो बुक्स हैं, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ये हमें इस टाइम पीरियड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। यानी थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक की हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि सदर्न इंडिया में क्या क्या हुआ था। ठीक है, ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत एग्जैजुरेशन है। ठीक है, लेकिन स्टिल मोटा मोटा कह सकते हो बहुत अच्छे डिटेल में ये जो डिफरेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो संगम एज है, या फिर ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया है, उसमें सदर्न इंडिया में क्या हो रहा था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं सीधा। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए। ठीक है, कि जो उस टाइम सदर्न इंडिया में टोटल 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे या डायनेस्टीज थी। ठीक है, एक जो सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो थी चोलाज। वो क्या थी? चोलाज। ठीक है, चोलाज, ये आपका जो ये वाला रीजन है ये हो गया चोलाज। जो केरला वाला रीजन है वो हो गया चेराज का। और जो तमिलनाडु का जो सदर्न पार्ट है वो हो गया पांड्याज का। सबको समझ आ रहा है? सो टोटल 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, चेराज, चोलाज एंड पांड्याज। ठीक है, इनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि संगम एज में प्रोड्यूस हुए थे। सो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इंट्रोडक्शन अगर बात करूं मैं आपके, तो मैंने आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करी थी इंट्रोडक्शन के हिसाब से। सो तमिल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग टोटल 3 संगम्स हुए थे। टोटल कितने संगम्स हुए थे? 3 संगम्स। मैंने लिखा भी है आगे कि भाई संगम्स क्या है? अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स है। क्या है? अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स। ठीक है, और ये जो है संगम्स, ये जो तीनों संगम्स हैं, इसको इनको क्या बोला जाता है तमिलनाडु में प्रॉपरली, ये या फिर पॉपुलरली क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मुछंगम। क्या बोला जाता है? मुछंगम बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है इधर उधर हो जाए। ठीक है, बट स्टिल जितना हो सकता है प्रिसाइज में बोलने की कोशिश करूंगा। बट आप स्पेलिंग से आप अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ लीजिएगा, या फिर नेट पे सर्च कर लीजिएगा क्या कैसे क्या प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, आगे और भी ऐसे टर्म्स आएंगे। ठीक है, जो थोड़े डिफिकल्ट हो सकती है जिसकी प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, सो जो संगम्स हैं, जो ये जो संगम हुए थे जहाँ पे डिफरेंट पोएट्स आके मिले, डिफरेंट विद्वान आके मिले। ठीक है, ये किसकी पेट्रोनेज में हुआ था? ये जो पांड्यास के किंग थे, जो पांड्या मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, आपको मैंने दिखाया था ना, ये जो ये वाला रीजन था। ठीक है, सदर्न तमिलनाडु वाला रीजन था। यहाँ पे एक ऐसा किंगडम था जिसका नाम था पांड्या। सबको समझ आ रहे हैं? तो ये जो पांड्यास थे, ठीक है, ये जो पांड्या के किंग थे, ठीक है, पांड्या रीजन के जो किंग थे, इनकी पेट्रोनेज में ही संगम ये हुआ था। ठीक है, संगम स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और जो फर्स्ट संगम है वो कहा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा लेजेंडरी है, इसका ये कोई प्रूफ भी नहीं है फर्स्ट संगम कब हुआ था। तो फर्स्ट संगम जो है, ठीक है, कहा जाता है कि मदुरई में हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे गॉड्स आए थे, भगवान आए थे एक तरह से, और लेजेंडरी सेजेस, जो बहुत ज्यादा लेजेंडरी सेजेस थे, वो लोग आए थे इसमें। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका नो लिटरेरी वर्क, ठीक है, अभी तक अवेलेबल है कि फर्स्ट संगम हुआ था। ठीक है, सेकंड संगम होता है, ठीक है, कपदपुरम में। कहाँ पे? कपदपुरम में सेकंड संगम होता है। ठीक है, और इसमें जो है इसका भी सारा जो लिटरेरी वर्क्स है, ठीक है, वो सारा का सारा पेरिश हो गया है, वो नहीं मिला है। सिर्फ सिवाय एक के, ठीक है, सिवाय एक के, दैट इज टोलका पीएम। ठीक है, सिर्फ एक लिटरेरी वर्क हमें मिलता है सेकंड संगम का, जिसका क्या नाम है? तोलका पीएम। सबको समझ आ रहे हैं? तो ये चीज याद रखना
सेकंड संगम के बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स थे। लिटरेरी वर्क्स वर्ड से कंफ्यूज मत होना, सिंपल चीज है। लिटरेरी वर्क्स मतलब जो टेक्स्ट, ठीक है, कुछ चीज लिखी होंगी, तो जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स और जो टेक्स्ट लिखे होंगे उसमें से सिर्फ एक ही बचा है जिसको क्या क्या कहा गया है, तोल्कापियम। ठीक है, ठीक है। तो और कहा जाता है कि तमिल लिटरेचर में सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो अभी तक अवेलेबल है, ठीक है, वो क्या है, तोल्कापियम ही है। ठीक है। सो फर्स्ट संगम हुआ, फर्स्ट संगम में बहुत सारे गॉड्स है, लेजेंडरी सेजेस है, लेकिन उसका कोई लिटरेरी सबूत नहीं है। सेकंड संगम हुआ, उसमें जितने भी लिटरेरी सबूत था वो सब मिट गया है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही बचा है, दैट इज तोल्कापियम। थर्ड संगम होता है कहाँ पे, मदुरई में। ठीक है। और सेकंड वाला आपको यह मैंने बताया था कहाँ पे होता है, कबतपुरम में हुआ था। ठीक है। तो जो थर्ड संगम है ये मदुरई में हुआ था। ठीक है। और इसको किसने कह सकते हो किसने फाउंड करा था, मुदत मुदथी रुमन। ठीक है, मुदती रुमरन। ठीक है। मैंने कहा था थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी प्रोनाउंसिएशन में, बट स्टिल ठीक है, मुदती रुमरन, ये इस तरह से आप याद कर लीजिएगा इसे। सो इट वाज अटेंडेड, जो जो थर्ड संगम था इसमें बहुत सारे कह सकते हो लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स आए थे, जिन्होंने बहुत बड़ा कह सकते हो लिटरेरी वर्क्स या फिर लिटरेचर प्रोड्यूस करा। लेकिन जो है इसमें से कुछ ही सरवाइव करा है, कुछ ही सरवाइव करा है, लेकिन ये भी अच्छा खासा है। ठीक है, इसमें से कुछ ही जो वर्क है ये अभी तक सरवाइव करा है। ठीक है। ऑफ कोर्स इतना एजिंग होती है, सबको समझ आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, वियर एंड टीयर होता है। ठीक है, चीजें गल जाती हैं, खराब हो जाती है, तो उससे जो है ये जो वर्क है पूरा का पूरा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छी कह सकते हो वॉल्यूम में अवेलेबल है स्टिल। ठीक है। सो संगम लिटरेचर की बात करी जाए, तो संगम लिटरेचर में जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं उसमें एक है, सबसे पहला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट इज तोल्कापियम। क्या है, तोल्कापियम। ठीक है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है वो है इत्तू गोतई। ठीक है, इत्तू तोगई, इत्तू तोगई। फिर नेक्स्ट है पट्टू पट्टू। फिर नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या है, पट्टू पट्टू। और फिर नेक्स्ट क्या है, पथिनेन किल कनक्कू, पथिनेन किल कनक्कू। ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो कि संगम लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर टू एपिक्स भी है। ठीक है, टू एपिक्स भी है, जहाँ पे पहली एपिक का नाम क्या है, शिला पथ पथिग्रम। ठीक है, शिला पथिग्रम। ठीक है, दूसरा क्या है, मणि मेघलई, मणि मेघलई। तो ये क्या है, टू एपिक्स हैं जो कि संगम लिटरेचर में कह सकते हो मिलती हैं। फिर जो तोल्कापियम है, तोल्कापियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तोल्कापियम याद रख लेना। ठीक है, तोल्कापियम है, ये इसको किसने लिखा था, तोल्कापियम ने लिखा था। ठीक है, तोल्कापियम जो टेक्स्ट है वो लिखा था तोल्कापियर ने। किसने लिखा था, तोल्कापियर ने। ठीक है, और ये अभी तक का अर्लीस्ट एविडेंस है तमिल लिटरेचर का। क्या है, अर्लीस्ट एविडेंस है तमिल लिटरेचर का। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, तमिल ग्रामर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, किसके बारे में, तमिल ग्रामर जो है, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें तोल्कापियम में मिलती है। साथ में उस जमाने में जो पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो भी हमें मिलती हैं संगम पीरियड की। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। फिर जो इत्तू तोगई है, जो इत्तू तोगई है उसमें क्या है, टोटल 8 एंथोलॉजीज है। ठीक है, टोटल 8 एंथोलॉजीज हैं। आप ये लोग ये पढ़ लेना, 8 एंथोलॉजीज क्या क्या हैं, एग्जाम में ये एज सच स्पेसिफिकली नहीं आएंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पट्टू पट्टू है, ठीक है, पट्टू पट्टू में क्या है, 10 आइडियल्स है। ठीक है, इसमें भी टोटल 10 वर्क्स हैं, आप देख लेना क्या क्या है, ये भी एग्जाम में नहीं आएंगी, प्रोनाउंसिएशन काफी डिफिकल्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट एज एज सच आप लोगों को अगर थोड़ा शौक हो तो इसके बारे में रिसर्च विसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो मोटा मोटा है, जो मेन चीज है, जो मेन वर्क है, मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको मेन वर्क में याद रखना है तोल्कापियम, इत्तू तो गई, पट्टू पट्टू एंड पथिनेन किलर कनक्कू। ठीक है। फिर इसकी बात करी जाए, जो इत्तू तो गई है, पट्टू पट्टू है, इसको दो भागों में बांटा गया है या फिर टू पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो किसकी बात करता है, अहम की या फिर लव की बात करता है। और जो दूसरा पार्ट है वो किसकी बात करता है, पूरम की बात करता है, यानी जो वेलर है, यानी ब्रेविटी की बात करता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, साहस की बात करता है। ठीक है, ब्रेवरी की बात करता है, ब्रेविटी नहीं होगा, ब्रेवरी होगा। ठीक है। सो इत्तू तो हो गई, और जो पट्टू पट्टू है इसको दो पार्ट्स में बांटा है, दैट इज अहम एंड पुरम, दैट इज वेलर। ठीक है। सो जो पतिनेन किलनक्कू है, ठीक है, इसको क्या है, टोटल इसमें 18 वर्क्स हैं जो कि ज्यादातर एथिक्स एंड मॉरल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एथिक्स एंड मॉरल्स की बात करते हैं। ठीक है, पतिनेन किल कनक्कू। फिर आगे बढ़ते हैं। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कह सकते हो इजी लग रहा है या फिर ये जो प्रोनाउंसिएशन है या डिफिकल्ट है।
जो ये जो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मेन जो है पट्टू पट्टू एतुत हो गई, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है ये एक बार चीज याद रख लेना। जैसे जैसे तोलका पीएम में क्या है, ग्रामर है, ठीक है, एतुत हो गई में एंथोलॉजीज हैं, ठीक है, पट्टू पट्टू में आइडियल्स हैं, ठीक है, और इसको दो भागों में बांटा, दैट इज अहम एंड लव। तो ये थोड़ा बेसिक चीज याद रख लेना। अब ये जो मैंने बताया, जो पतिनेन किलकनक्कू जो है, पतिनेन किलकनक्कू जो है, इसमें मैंने बताया टोटल 18 वर्क्स हैं, लेकिन इसमें जो 18 वर्क्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वर्क है, तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुरल। और इसको किसने लिखा था, तिरुकुरल को लिखा था थिरुवल्लुवर। किसने लिखा था, थिरुवल्लुवर ने लिखा था, ठीक है, तिरुकुरल। और ये किसका पार्ट है, पतिनेन किलकनक्कू, ठीक है। फिर आता है शिल्पपतिग्रम। क्या है, शिल्पपतिग्रम। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखना। शिल्पपतिग्रम जो है किसने लिखी है, इलैंगो अदिगल ने लिखी है। किसने लिखी है, इलैंगो अदिगल ने लिखी है, ठीक है, सबको समझ आ रहे हैं। शिल्पपतिग्रम किसने लिखी है, इलैंगो अदिगल ने लिखी है, ये चीज याद रख लेना आप लोग। फिर मनी मेघलई ने क्या लिखी है, सॉरी, मनी मेघलई जो जो टेक्स्ट है वो किसने लिखा है, शीतलई सतनार ने लिखी है, ठीक है, शीतलई सतनार ने लिखी है, जो कि संगम पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ये दोनों की दोनों टेक्स्ट। ठीक है, तो पहला टेक्स्ट क्या था, ये जो मैंने बताया शिल्पपतिग्रम, ठीक है, ये इलैंगो अदिगल ने लिखी है। इलैंगो अदिगल जो है एक राजा का भाई था, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मनी मिल गई लिखी है शीतलई सतनार ने, शीतलई सतनार ने, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इस चीज से घबराना मत कि भाई इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये कैसे पढ़ने हैं। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे, जो लेकिन जो मेन मेन जो टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट नहीं पूछा जाएगा। जैसे एक टेक्स्ट को 10 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, या फिर एक टेक्स्ट के जैसे 10 पार्ट मिलते हैं, तो 10 पार्ट के नाम नहीं आएंगे, लेकिन जो मेन टेक्स्ट है उसका नाम जरूर आएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो संगम एज के बारे में, संगम एज आपको पता चल गया, संगम एज के बारे में, ठीक है, 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं हम। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, एक तो जो लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस हुआ है, एक तो जो लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और भी तो कहीं से इंफॉर्मेशन मिली होगी हमें सदर्न इंडिया के बारे में। तो ऑफ कोर्स और भी इंफॉर्मेशन मिली है हमें सदर्न इंडिया के बारे में, इकोनॉमी, ठीक है, किंग्स के बारे में, वो मिला है। अदर अदर सोर्सेज एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे ग्रीक ऑथर्स हैं, ठीक है, जैसे मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एंड टोलेमी जो है, इन्होंने मेंशन करा है कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, क्या मेंशन करा है, कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, जो वेस्ट है और साउथ इंडिया के बीच में, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, जो रोम वोम वाला एरिया था, ठीक है, वहां से और जो साउथ इंडिया है उसके बीच में जो कह सकते हो जो ट्रेड है, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है इनके टेक्स्ट के जरिए। जो मैगजीन्स ने काफी लिखा है, स्ट्रैबो ने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है, टोलेमी ने लिखा हुआ है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो ये इन्होंने मेंशन करा है कमर्शियल कॉन्टैक्ट साउथ इंडिया और वेस्ट के बारे में, ठीक है। इसी तरह से अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन कौन सा, ये चीज थोड़ा मार्क कर लेना, ठीक है। अशोका का है मेजर एडिक्ट टू, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट टू, ठीक है। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट टू है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई साउथ इंडिया में या सदर्न इंडिया में चेरा, चोला और पांड्या रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, चेरा, चोला और पांड्या रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मिलती है, सबको समझ आ रहे हैं। तो एक तो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, एक तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये जो ग्रीक ऑथर्स थे ये बताते हैं कि भाई कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट और इकोनॉमी की इन्होंने बात करी है, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन में भी लिखा है, मेजर रॉक एडिक्ट टू में लिखा है चेरा, चोला और पांड्यास के बारे में, ठीक है। इसी तरह से जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, हाथी गुम्फा कहाँ पे है, उड़ीसा में, कहाँ पे, भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, और ये किसने बनवाया था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये बनवाया था खारवेला किंग ऑफ कलिंगा, ठीक है, खारवेला एक किंग था, ठीक है, कलिंगा का, खारवेला ऑफ कलिंगा, ठीक है। इसमें भी मेंशन करा गया है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन होता है जो सदर्न इंडिया में जो किंगडम्स थे, ठीक है, चोला, चेरा, पांड्या, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, जैसे अरिकमेडू, ठीक है, कुमपुहार, ठीक है, कोडूमनाल और ऐसी जगहों पे क्या है, एक्सकवेशंस हुई है, खुदाई हुई है,
जहाँ पे हमें पता चलता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज हुई थी सदर्न इंडिया में, जहाँ पे क्या क्या पता चलता है, कमर्शियल एक्टिविटीज हुई थी। अब कैसे पता चलेगा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई यहाँ पे ट्रेड हुआ था, एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई दिल्ली का सन मतलब 2000 साल पहले ट्रेड होता था किसी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल एक्स कंट्री के साथ, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका क्या है भाई, अगर एक्स कंट्री के कह सकते हो यहाँ पे कॉइन्स मिल जाते हैं गड़े हुए, बहुत मतलब जब अच्छे से एक्सकवेशन होती है, ऐसी नहीं कि नॉर्मल भाई 1 मीटर गड्ढा उधर कॉइन मिल गया तो वो कोई बेवकूफ बना रहा है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से मतलब जैसे जो एएसआई के जो डिफरेंट हिस्टोरियंस होते हैं और बाकी जितने भी लोग होते हैं, तो जो गवर्नमेंट जब एक्सकवेशन करती है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो अगर आपको कह सकते हो कॉइन्स मिलते हैं एक्स कंट्री के, तो उससे क्या पता चलता है कि भाई इन लोगों ने कॉइन दिया और ऑफ कोर्स ये यहाँ से कुछ लेके गए होंगे कॉइन के बदले में। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है या फिर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। सबको समझ आ रहा है? तो इस तरह से हमें थोड़ा सा एक्सकवेशन के जरिए भी इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, संगम एज के बारे में। फिर आगे बढ़ा जाए। अब जो हिस्टोरियंस हैं वो काफी ज्यादा कह सकते हो ये जो पॉइंट है कि भाई ये एग्जैक्टली टाइम पीरियड क्या रहा होगा, संगम लिटरेचर या फिर संगम एज का जो एग्जैक्टली टाइम पीरियड है वो क्या रहा होगा, तो इसमें जो है ना डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्जैक्ट जो डेट की अगर बात करी जाए तो एग्जैक्ट डेट जो है जो हिस्टोरियंस हैं वो नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्प्यूटेड है, मतलब लोग बटे हुए हैं आपस में, ठीक है। लेकिन जो थोड़े बहुत जो प्रूफ अभी अवेलेबल हैं, जैसे रोमन कॉइन्स मिले हैं, जो रोमन एम्परर्स हो गए, ठीक है, जो रोमन एम्परर्स थे उस जमाने में, उनके जो कॉइन्स हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंचुरी एडी के जो रोमन एम्परर्स थे, उनके जो कॉइन्स कॉइन्स हैं वो बहुत सारी जगह पर मिलते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। इसी तरह से जो गजाभग टू था श्रीलंका का जो रूलर था, और जो चेरन सेंगु टुवन जो रूलर था, ठीक है, इनको कहा जाता है, मतलब ये सबूत मिलते हैं कि ये दोनों आपस में क्या थे, कंटेम्परेरीज थे, क्या थे, कंटेम्परेरीज थे, ठीक है। सबको समझ आ रहे हैं? तो ये भी इससे भी पता चलता है कि भाई ये जो टाइम पीरियड है, जो क्रोनोलॉजी है, ठीक है, वो पता चल जाता है। सबको समझ आ रहा है? क्योंकि जो गजाभग जो टू श्रीलंका वाला रूलर है, इसके काफी ज्यादा प्रूफ है ये किस पीरियड में रहा है, ठीक है, इसके काफी ज्यादा प्रूफ है ये किस पीरियड में रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर ये जो गजाभग टू है और जो चेरन सिंगु टूवन है, अगर ये एक ही टाइम पीरियड में रहे हैं तो फिर इसका टाइम पीरियड पता है, तो चेरन सेंगु टूवन का भी हमें टाइम पीरियड पता है। तो इस तरह से क्या है, क्रोनोलॉजी निकल रही है, ठीक है। और जो अब अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, आप सिंपल ये समझो टाइम पीरियड क्या है संगम लिटरेचर या संगम एज का, वो है थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर, ठीक है, थर्ड सेंचुरी एडी तक, ठीक है। इतना सिंपल याद रख लो बस आप, ठीक है। फिर आगे बढ़े। मैंने बस ये बताया कि किस तरह से इसमें हमें सबूत मिलता है कि ये जो टाइम पीरियड है कहाँ कब से कब तक एग्जिस्ट करा होगा। सो पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करी जाए तो जो तमिल कंट्री थी, मतलब तमिल कंट्री पूरे साउथ पार्ट को बोला गया, ठीक है, इसको टोटल तीन मेन भागों में बांटा गया था, दैट इज मतलब तीन टोटल डायनेस्टीज जो रूल कर रही थी। मेन सबसे पहली थी चेरा, सबसे पहली क्या क्या थी, चेरा थी, सबको समझ आ रहा है। फिर दूसरी क्या थी आपकी, चोला थी, दूसरी क्या थी आपकी, ये जो थी डायनेस्टी, दूसरी थी चोला, तीसरी क्या थी, पांड्यास। सबको समझ आ रहा है? सो टोटल तीन इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, या डायनेस्टी थी, चेरा, चोला एंड पांड्यास। आगे बढ़ा जाए। आप ये मैप की या तो स्नैप ले लीजिएगा या फिर एक रफ मैप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करा था दैट कि यहाँ पे आप लोगों को नोट्स भी चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट लेक्चर है, या फिर जब एंशियंट इंडिया खत्म हो जाएगी, अभी 2 चैप्टर और बचे हैं आपके, तो या तो उसके बाद कर दूंगा या उससे पहले ही अपलोड कर दूंगा। थोड़ा प्लीज़ उसका वेट कर लीजिए क्योंकि वो पूरा एक तरह से कंपाइल कर दूंगा मैं जितने भी नोट्स हैं, ठीक है। फिर ठीक है, सबको समझ आ रहे हैं? तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेरास की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब मैंने टोटल बताया, टोटल कितने थे यहाँ पे, टोटल तीन डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज चेरास, चोलास एंड पांड्यास। तो चेरास की अगर बात करी जाए, ठीक है, ये मॉडर्न केरला जो अभी केरला स्टेट है, ठीक है, जो अभी केरला स्टेट है, ये लगभग यहाँ पे रूल करा करते थे, ये लगभग यहाँ पे रूल करा करते थे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, चेरास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कैसे याद रखना है कि चेरास केरला से थे, तो चे एंड के ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चे प्रोनाउंसिएशन देख लो, चेरास, एंड के से केरला, ठीक है, केरा। सबको समझ आ गया? तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो चेरास पे कौन रूल, सॉरी, चेरास जो है
मॉडर्न केरला वाले रीजन पे रूल कर रहे थे। इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था वंजी। ठीक है, इनका कैपिटल क्या था? वंजी। ये रहा, ठीक है। ये वंशी लिखा हुआ है बट सेम ही चीज़ है। सबको समझ आ रहा है इनका कैपिटल क्या था? वंजी। ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स क्या थे? इनका एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था तोंडाई। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था क्या? तोंडाई। और दूसरा क्या था? मसूरी। ठीक है, क्या था? मसूरी या मुचूरी। सबको समझ आ गया? तो ये इनके इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हो गए। आप सी पोर्ट के थोड़े बहुत नाम याद रख लेना और कैपिटल का नाम जरूर जरूर याद रखना। ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, या इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे पेरम सुरु उदयान चेरालथन। ठीक है, ये पहला किंग था। ठीक है, पेरम सुरु उदयान चेरालथन जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, दूसरा क्या है? इमाया वर्मन। ठीक है, इमाया वर्मन नेदोम चेरालथन। ठीक है, ये दूसरा किंग था। आपको जो याद रखना है बस इतना याद रखना है, यहाँ पे चेरन सेंगुटवन जो था, जो चेरन सेंगुटवन था, ये चेरा से रिलेटेड था। ठीक है, चेरा से ऑफ कोर्स नाम भी आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी, ये इसका फेमस रूलर था। ठीक है, चेरन सेंगुटवन की अगर बात करें, तो पोर्ट से याद रख लेना, कैपिटल याद रख लेना, और कहाँ पर इसका रीजन था ये आपको थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। ठीक है, तो जो चेरन चेरन सेंगुटुवन था, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट रूलर रहा है चेरास का। ये 3rd सेंचुरी एडी को बिलोंग करता था। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले इलैंगो अदिगल के बारे में बताया था, जिसने क्या लिखी थी? शिल्पपतिगरम लिखी थी। ठीक है, शिल्पपतिगरम लिखी थी किसने? इलैंगो अदिगल ने। ठीक है, ये किसका भाई था? चेरन सेंगुतुवन का। ठीक है, किसका भाई था? चेरन सेंगुतुवन का ये ब्रदर था। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। जो सेंगुतुवन है, ठीक है, जो चेरन सेंगुतुवन है, ठीक है, इसने पतिनी कल्ट का स्टार्ट करा था। क्या क्या स्टार्ट करा था? पतिनी कल्ट का स्टार्ट करा था, यानी वर्शिप ऑफ कनिगी। ठीक है, वर्शिप ऑफ कनिगी। ठीक है, इसको वर्शिप ऑफ कनिगी। अब ये कनिगी क्या है? कनिगी के ऊपर एक साउथ इंडिया में मूवी भी बनी है। ठीक है, आप नेट पे सर्च करना। ठीक है, उसमें वो कौन सी आपकी मूवी है ये, जिसमें यार प्रभास है? ठीक है, बाहुबली। बाहुबली वाली एक्ट्रेस है। ठीक है, मेन लीड में। तो कनिगी जो है, कनिगी कहा जाता है एक, हाँ सॉरी, तो कनिगी जो है एक बेसिकली लेजेंड है। ठीक है, कहा जाता है कि जो कनिगी नाम की एक औरत थी, उसका उसके पति को कोई पांड्यन किंग किल किल कर देता है। पांड्यन किंग क्या करता है? पांड्यन किंग क्या करता है? कनिगी के पति को किल कर देता है। सबको समझ रहे? किल हर हस्बैंड। तो इसके ऊपर लेजेंड है कि कनिगी जो है अपनी ब्रेवरी से लड़ती है। ठीक है, और बहुत बड़ा श्राप दे देती है। ठीक है, पूरे पांड्यास को। तो इसके ऐसे ऐसे कुछ लेजेंड है। ठीक है, आप इसके बारे में नेट पे सर्च कर लेना। तो इसकी जो वर्शिपिंग थी, मतलब एक औरत की पूजा करना, एक औरत को देवी समान मान के पूजा करना, तो ये किसने स्टार्ट करा था? चेरन सेंगुतुवन ने स्टार्ट करा था। दैट इज द वर्शिप ऑफ कनिगी, इसने स्टार्ट करा था। सबको समझ रहा है? और कनिगी को कंसिडर करा जाता है आइडियल वाइफ। कैसे कंसिडर करा जाता है? आइडियल वाइफ। सबको समझ आ रहे हैं? और जो चेरन सेंगुटुवन था, कहा जाता है कि जब ये हिमालयन या फिर नॉर्थ इंडिया से वापस आता है, तब ये कह सकते हो आइडल ऑफ कनिगी को इंस्टॉल करता है। आइडल ऑफ कनिगी को इंस्टॉल करता है। और इसकी वर्शिपिंग का जो कह सकते हो, जो आज भी इसको वर्शिप करा जाता है, ठीक है, ये तब से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर है? तो चेराज में बात कर दी हमने। फिर बात करते हैं चोलास की। ठीक है, चोलास जो है, ठीक है, जो मॉडर्न तिरुचि है, ठीक है, और जो सदर्न आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जो मॉडर्न तिरुचि से लेकर सदर्न आंध्र प्रदेश तक ये एग्जिस्ट करता है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये किसका है? ये बेसिकली चोलास का पार्ट था। सबको समझ आ रहा है? और इनका कैपिटल क्या था चोलास का? इनका कैपिटल था उरायूर। क्या था? उरायूर। ठीक है, ये कैपिटल था। लेकिन बाद में ये जो कैपिटल था शिफ्ट हो गया था पुहार। ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट हो गया था? पुहार में शिफ्ट हो गया था। और पुहार आपका कुछ नहीं है, पुहार और कावेरी पट्टनम सेम है। पुहार और कावेरी पट्टनम सेम है। सभी को समझ आ रहा है? तो पहला कैपिटल क्या था इनका? उरियूर था। ये रहा आपका उरियूर। फिर बाद में ये कैपिटल चोलास ने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे? कावेरी पट्टनम। और कावेरी पट्टनम को क्या बुलाया जाता था? कावेरी पट्टनम को बुलाया जाता था, पुहार बुलाया जाता था। सबको समझ आ रहा है? तो ये थोड़े पोर्ट्स के नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो करिकाल की बात करी जाए, तो करिकाल जो था एक फेमस किंग था। ठीक है, संगम चोलास में। आपको करिकाल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो इसने चोलास के लिए करे थे। ठीक है,
तो करिकाल जो था एक फेमस किंग था, ठीक है, चोलास का। ठीक है, करिकाल क्या था, फेमस किंग था चोलास का। ठीक है, इसने बैटल ऑफ वेनी लड़ी थी, क्या लड़ी थी, बैटल ऑफ वेनी लड़ी थी, जिसमें चेराज और पांड्याज और बाकी जो छोटे चीफ्टेंस थे, ठीक है, वो सब मिलके इसके अगेंस्ट इन्होंने, कह सकते हो, लड़ाई करी। चेराज पांड्याज दोनों मिल गए और साथ में छोटे छोटे चीफ्टेंस भी थे। ठीक है, इन्होंने मिलकर लड़ाई करी कहाँ, और उस लड़ाई युद्ध का क्या नाम था, उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ वेनी। ठीक है, बैटल ऑफ वेनी। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जीत जाता है, करिकल जो है जीत जाता है। तो काफी स्ट्रांग रूलर रहा होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से इसकी एक और बैटल थी, दैट इज वाही परिंदलई। दैट इज वाही वाही परिंदलई। इसमें भी कह सकते हो ये जीत जाता है, जिसमें टोटल 9 एनिमी चीफ्टेंस को ये कह सकते हो धूल चटा देता है, हरा देता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसकी बैटल थी। ठीक है, आप लोग को बस याद रखना कि जो करिकल था वो चोला से रिलेटेड था। ठीक है, और इसने क्या बिल्ड करवाया था, बस ये याद रखना, इसने क्या बिल्ड कराया था, कलनई। क्या बिल्ड कराया था, कलनई बिल्ड कराया था। ये क्या था, एक एंशियंट डैम है, ये क्या है, एक एंशियंट डैम है, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। और कलनई डैम किस, कह सकते हो, रिवर पे है, ये कावेरी रिवर पे है। किस किस रिवर पे है, ये कावेरी रिवर पे है। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट ऐसा स्ट्रक्चर है जो वाटर को कंट्रोल करता है। इंडिया का ओल्डेस्ट ऐसा स्ट्रक्चर है कलनई डैम, जो कि क्या करता है, इसको वाटर के जो डायरेक्शन है इसको कंट्रोल करता है। आप सबको आई होप समझ आ रहा होगा। तो हम बात करें चोलास की, और चोलास का जो किंग है या रूलर है करिकल, उसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, नेट पे सर्च करना है एक बार कलिनई के बारे में, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप गैदर कर सको तो करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अभी भी एक बहुत बड़ी, कह सकते हो, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि इतने हज़ारों साल पुराना ये डैम है। फिर बात करी जाए पांड्यास की। ठीक है, जो जो प्रेजेंट डे जो सदर्न तमिलनाडु है, प्रेजेंट डे जो सदर्न तमिलनाडु है, पांड्यास वहाँ पे रूल करते थे। इनका जो कैपिटल था वो क्या था, मदुरई। इनका जो कैपिटल था वो क्या था, मदुरई। तो जो सदर्न तमिलनाडु है, उसमें ये पांड्यास रूल करते थे। इनका कैपिटल क्या था, मदुरई था। इसके अर्लीस्ट किंग कौन थे, नेदियोन था इसका अर्लीस्ट किंग, मतलब जो स्टार्टिंग के जो सबसे पहले किंग्स थे वो नेदियोन हो गया। उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, फलिया गसलाई, ठीक है, मुदु कुदुमी हो गया एक। ठीक है, पेरू वलुदी एंड मुदती रोमरन। मुदती रोमरन, ये पांड्यन किंग्स थे जो स्टार्टिंग में, कह सकते हैं, एग्जिस्ट करते थे। फिर आगे भी किंग्स आए। ठीक है, जिसमें टोटल दो, मतलब एक एक जैसे जैसे हो गया, एक वन किंग और सेम नाम के, मतलब सेम नाम के दो किंग हो गए। ठीक है, ये हो गए नेदुन चिलियंस। ठीक है, जो पहला नेदुन चिलियन था, ठीक है, वो आर्यन फोर्सेस पे जीत हासिल कर लेता है, या फिर कह सकते हो नॉर्थ इंडिया से जो फोर्सेस आई थी उससे उससे ही जीत जाता है। तो इसको क्या बुलाया गया, आर्या पदाई कदंत नेदुचुलियन। ठीक है, आर्य पदाई आर्य पदाई कदंत नेदुचुलियन। सबको समझ आ रहा है। सो टोटल कितने नेदुचुलियन थे, टोटल दो नेदुचुलियन थे, जैसे होते हैं ना, किंग जॉर्ज वन एंड किंग जॉर्ज टू। तो इसी तरह से जो नेदुचुलियन वन था, ठीक है, उसको किस नाम से बुलाया जाता था, उसको बुलाया जाता था आर्य पदाई। ठीक है, कदंत नेदुचुलियन। ठीक है, इसको क्यों बुलाया जाता था ऐसे, इसको इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि इसने आर्यन फोर्सेस को हरा दिया था। ठीक है, और हाँ, मैंने बताया था ना कि पांड्यन पांड्यन जो किंग था उसने, जो कनगी, मैंने बताया ना कनगी, ये कैसे हैंग हो रहा है। एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, रुकिए थोड़ा सा, ये जो आपका पेन है ये हैंग हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा से कनेक्ट हो गया है। हाँ, गुड। सो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो कनगी थी, उसके पति को कोई मार देता है। कौन मारता है, पांड्यन किंग मरवा देता है। सबको समझ आ रहा है। तो वो कौन सा पांड्यन किंग था, वो बेसिकली नेदु चुर जो नेदु चुरियन है, या नेदु चिलियन जो किंग है, वही इसका एग्जीक्यूशन करवा देता है। और उसके पति का नाम क्या होता है, कोवालन नाम होता है। ठीक है, ही वॉज हस्बैंड ऑफ कनिगी। ठीक है, जिसकी वजह से कनिगी जो है पूरे के पूरे मदुरई को जला देती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी जा रहा है ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत याद रखिएगा, इससे आपकी थोड़ा क्रोनोलॉजी, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी चीजें ऐड भी करी हुई है। ठीक है,
फिर बात करी जाए आगे, दूसरा जो आपका नेदुन चुलियन था, उसका नाम क्या था? दूसरा जो नेदुन चुलियन था, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको बुलाया जाता था तलई लंगनतु। ठीक है, कलई लंगनतु चेरू वनरा, चेरू वनरा। ठीक है, इसको क्या क्यों कहा जाता था? तलई लंगनतु क्यों कहा जाता था? इसको कहा जाता था क्योंकि इसने बैटल ऑफ तलई लंगनम जीती थी। ठीक है, बैटल ऑफ तलई लंगनम जीती थी। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मदुरई कंजी जो कि लिखी थी किसने? मंगुड़ी मरुथुनार ने जो लिखी थी, ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बताती है पांड्यन कंट्री की। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बताती है पांड्यन रीजन की। सबको समझ आ रहा है? जिसमें ये कह सकते हो फ्लरिशिंग सी पोर्ट के बारे में भी बताती है कोरकई। ठीक है, अब कोरकई सी पोर्ट किससे रिलेटेड है आपको याद रखना है। कोरकई सी पोर्ट रिलेटेड है पांड्या से। कोरकई सी पोर्ट किससे रिलेटेड है? पांड्या से। ठीक है, तो ये एक टेस्ट, इसके एक टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो संगम में मैंने बताया था, जो संगम ईस्ट था उसमें बहुत सारे टेक्स्ट प्रोड्यूस हुए, तो उसमें से एक टेक्स्ट था आपका मदुरई कंजी। ये रहा आपका मदुरई कंजी। ये किसने लिखी थी? मांगुड़ी। ठीक है, किसने किसने लिखी थी? मांगुड़ी मरुथुनर ने लिखी थी। ठीक है, इसमें बात करी गई है कैसे पांडियन पोर्ट की, जिसका नाम था कोरकई। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा सी ट्रेड हो रहा था। सो पांड्यास की बात हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहे हैं। सो पांड्यास का जो डिक्लाइन था, पांड्यास का जो डिक्लाइन था, वो कहा जाता है कालाभ्रस की वजह से हुआ था। किसकी वजह से हुआ? कालाभ्रस की वजह से हुआ था। ये क्या थी? एक ट्राइब, ये बहुत खतरनाक वॉरियर ट्राइब्स थी। क्या थी? खतरनाक वॉरियर ट्राइब्स थी। ठीक है, जिन्होंने पांड्यन रूलर्स को हराया था, जिन्होंने पांड्यन रूलर्स को हराया था और अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और करीबन कहा जाता है जो कालाभ्रस थे, ठीक है, जो कालाभ्रस थे, इन्होंने 250 साल तक राज करा। कब तक राज करा? 250 साल तक राज करा। आई होप सबको समझ आ रहा है। तो ये होगी पांड्यन रूल के डिक्लाइन की बात। अब इनके अलावा भी जो चेरा चोला और पांड्या रूलर्स हैं, इनके अलावा भी माइनर चीफटेंस थे, यानी एक छोटे छोटे रीजन्स पे ये लोग रूल करते थे। माइनर चीफटेंस थे जो कि छोटे छोटे रीजन पे रूल करते थे संगम पीरियड में। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट के नाम आपको याद नहीं रखने, बट थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, बस ये याद रखना कि माइनर चीफटेंस भी थे इनके अलावा, और कुछ का नाम यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है आपकी। ये तमिलनाडु से, अच्छा मैंने आप लोग बताना भूल गया। प्रीवियस लेक्चर में जरूर मैंने बताया था कि ये जो भी हमारा सोर्स है, ये हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है, ये सारी की सारी, एक तो आपका इंटरनेट तो मेन हो ही गया, और जो सबसे मेन जो प्राइमरी सोर्स है वो है हमारा तमिलनाडु की जो ओल्ड बुक्स हैं, तमिलनाडु बोर्ड की जो ओल्ड बुक्स हैं, उससे हमने सारी इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है, सबको समझ आ रहे हैं? सो माइनर चीफटेंस भी थे जो सदर्न इंडिया में, जो कह सकते हो ये तमिल लैंड था उसमें एग्जिस्ट करते थे। उनका नाम था, कह सकते हो, परी करी, ओरिनली, पेगन ए, अधिमयन। ठीक है, ये अपनी फिलेंथ्रोफी, दान दक्षिणा के, कह सकते हो, के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, पेट्रोनेज प्रोवाइड करवाते थे तमिल पोएट्स को, इसलिए भी कह सकते हो इनका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। तमिल पोएट्स ने बहुत बढ़ चढ़कर लिखा है इनके बारे में। ठीक है, और इनको जो माइनर चीफ्टेंस है, इनके नाम याद मत रखना, बस इतना याद रखना, इनको क्या बुलाया जाता था? इनको बुलाया जाता था कदई येलू वलगल। ठीक है, क्या बुलाया जाता था? इनको बुलाया जाता था कदई येलू वलगल, बुलाया इन्हें जाता था। ठीक है, ये बात हो रही है माइनर चीफ्टेंस की। ठीक है, ये अलग से, कह सकते हो, इंडिपेंडेंटली ऐसा रूल नहीं कर रहे थे ये लोग। सबॉर्डिनेट थे किसके? चेरा चोला और पांड्या रूलर्स के। ये क्या थे? सबॉर्डिनेट थे। इवन कभी कभी ये अपनी साइड्स भी स्विच कर देते थे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक वॉर के बारे में बताया था। आई होप सबको समझ आ रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा ये। ठीक है, संगम पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर पॉलिटी की अगर बात करी जाए, तो हेरिडिटरी मोनार्की थी। कैसी थी? हेरिडिटरी मोनार्की, यानी राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो इस तरह का सिस्टम था, हेरिडिटरी मोनार्की थी। ठीक है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, जो किंग था उसके पास एडवाइसरी के लिए मिनिस्टर्स थे। क्या थे? किंग था, उसके पास एडवाइसरी के लिए क्या थे? मिनिस्टर्स थे। कोर्ट पोएट्स थे। क्या थे? कोर्ट पोएट्स थे। और क्या था वो, और ये जो सारा कार्यक्रम होता था, ये इंपीरियल कोर्ट में होता था। कहाँ पे होता था? इंपीरियल कोर्ट में। अब इंपीरियल कोर्ट को क्या बुलाया जाता था? अवई बुलाया जाता था। तो अगर आपके, कह सकते हो, किसी एग्जाम में आता है कि अवई किससे मैच द फॉलोइंग,
तो अवई का मतलब क्या है? इंपीरियल कोर्ट। ठीक है, संगम एज में अवई का मतलब क्या है? इंपीरियल कोर्ट। आई होप सबको समझ आ रहे हैं। तो जो चेरा किंग्स है, ठीक है, इन्होंने कैसा टाइटल अपनाया था? इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट टाइटल्स अपनाए। ठीक है, जैसे वनारम्मन, ठीक है, वनवन, कुटम्वन, ठीक है, या कुटवन, इरु, इरुमपोराई, विलिवर। तो चेरा किंग्स अपने आप को अलग अलग टाइटल से इस तरह से बुलाया करते थे। ठीक है, चोला किंग्स थे, उनके पास भी अलग अलग टाइटल थे, सेनी, वलवन, किली। ठीक है, पांड्यन किंग्स के भी अलग अलग टाइटल थे। ठीक है, थेनुवर, ठीक है, मिनावर, ये कुछ कुछ इसी तरह से टाइटल्स है, जैसे होता है चक्रवर्तिन, विक्रमादित्य। ठीक है, ये अपने अपने जो किंग्स हैं अपने आप को नाम दे देते हैं। ठीक है, फेमस होने के लिए, या जो भी है पॉपुलैरिटी के लिए ही होगा, या फिर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए कि भाई, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कह सकते हो डेट को, कोई कोई बैटल जीती, फिर अपने आप को एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो टाइटल मिल जाता है एक किंग को। तो इसी तरह से ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स थे, जो कि चेरा चोला एंड जो पांड्यन किंग्स थे ये लोग यूज करते थे। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना। तो जितनी भी संगम डायनेस्टी थी, इनके पास क्या था? इनका खुद का एक रॉयल एम्बलम था। क्या था? खुद का एक रॉयल एम्बलम था। ठीक है, तो जैसे जो पांड्यास थे, ठीक है, जो पांड्यास थे, उनका एम्बलम क्या था? कार्प। ठीक है, ये जो फिश है, ठीक है, ये इनका एम्बलम था। सबको समझ आ रहा है? जो चोलियास थे, ठीक है, इनका क्या था? इनका जो सिंबल था वो क्या था? टाइगर। चोलास का सिंबल क्या था? टाइगर। और जो चेरास थे, ठीक है, जो चेरास थे उनका सिंबल क्या था? बो। ठीक है, जो चेरास थे उनका सिंबल क्या था? ठीक है, बो था। सबको समझ आ रहा है? तो जो आप इसको याद कैसे रखोगे कि फिश था? ठीक है, ये देख लो आप, फिश ऐसे खड़ी है तो ये क्या बन रहा है? पी बन रहा है। ठीक है, चेरास का ये सी बन रहा है। सबको समझ आ रहा है? चेरास का क्या बन रहा है? सी बन रहा है। ये जो बो है, बो किस तरह से है? सी की तरह है ना? सबको समझ आए? तो इस तरह से मतलब ऐसा कोई ऐसे मतलब सिंपल तरीके से याद रहने वाली चीज है, बट स्टिल ना रहे तो इस तरह से ट्रिक बना के आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। कार्प क्या है? इसका एम्बलम है पांड्यस का, टाइगर एम्बलम है चोलास का, और बो जो है चेरास का एम्बलम है। सबको समझ आ गया? तो बो हो गया चेरास का, टाइगर हो गया आपका चोलास का, ठीक है, कार्प हो गया आपका पांड्यास का। तो ये एम्बलम, अलग अलग एम्बलम ये यूज करते थे। फिर आगे बढ़े। दो तो जो किंग था, ठीक है, जो किंग था उसको एक बहुत बड़ी बॉडी असिस्ट करती थी, लार्ज बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स असिस्ट करती थी, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती थी। ठीक है, और टोटल कह सकते हो जो जितनी भी ये बॉडी थी, टोटल 5 काउंसिल्स में बटी हुई थी। कितनी काउंसिल्स में बटी हुई थी? टोटल 5 काउंसिल, यानी 5 काउंसिल्स जो है मिलके, 5 काउंसिल्स जो है मिलके किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती थी? किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती थी? हमारे किंग को, संगम एज में जो किंग था उसको। सबको समझ आ रहा है? तो उसमें जो सबसे पहली काउंसिल्स हैं उसमें होते थे मिनिस्टर्स, ठीक है, जिनको बुलाया जाता था अमाइचर। ठीक है, क्या बुलाया जाता था? अमाइचर बुलाया जाता था। ठीक है, फिर दूसरे जो कह सकते हो, जो दूसरी काउंसिल थी उसमें होते थे प्रीस्ट। ठीक है, उसमें होते थे, क्या होते थे? प्रीस्ट होते थे, और प्रीस्ट को क्या बुलाया जाता था? अंथनार। क्या बुलाया जाता था? अंथनार। तीसरी जो काउंसिल थी उसमें होते थे मिलिट्री कमांडर्स। ठीक है, और उसमें कौन होता था? उसमें होते थे, उसमें मेन होता था सेनापति। सबको समझ आ रहा है? फिर जो चौथी थी उसमें होते थे एनवॉयज। ठीक है, ये चौथी काउंसिल है, और उनको क्या कहा जाता था? हुतर। ठीक है, जो पांचवी जो 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 सॉरी जो जो फिफ्थ है, जो पांचवी, ठीक है, जो काउंसिल है उसको, उसमें होते थे स्पाइस, और स्पाइस को बोला जाता था, ठीक है, ओरार। स्पाइस आपने हो गए जासूस। ठीक है, तो जासूसों को बोला जाता था, ओरार बोला जाता था। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब ये थोड़ा पॉइंट याद रखना, हर एक जो किंग था, हर एक जो रूलर था, वो एक रेगुलर आर्मी मेंटेन करता था, एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करता था। सबको समझ आ रहा है? और हर एक किंग जो है अपने, जो कह सकते हो जो उनका डायनेस्टी है, या फिर मतलब सॉरी जो पूरा का पूरा उनका किंगडम है, उसके बीचों बीच एक पेड़ लगाया करता था। एक क्या लगाया लगाया करता था? एक पेड़ लगाया करता था। और ये ट्री जो है, इसकी कह सकते हो दिखाते हैं कि इसका साम्राज्य जो है वो अभी बिल्कुल सही से चल रहा है, और अगर रूलर टू यहाँ पे आगे आक्रमण कर दे और जीत जाए तो वो इस पेड़ को काट देगा। अगर ये पेड़ कट गया तो इसका मतलब यह है जो किंग वन है वो हार चुका है, वो हार चुका है। सबको समझ आ रहा है? तो इस टी को क्या बोला है? जो बोला जाता था, इसको बोला जाता था कटलरी टी। ठीक है, या फिर कोदी मरम। क्या बोला जाता था? कटलरी टी या फिर कोदी मरम। ठीक है, आप याद रखना कोदी मरम क्या है? कटलरी टी है, सॉरी ट्री है, जो कि एक किंग
इंस्टॉल करता था अपने साम्राज्य में। और इसका मतलब अगर जब तक ये खड़ा है तो मतलब साम्राज्य सही से चल रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा आक्रमण कर रहा है तो इस पेड़ को वो काट दिया करता था। सबको समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा संगम पॉलिटी की बात। तो संगम पॉलिटी की अगर हम बात करें, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लैंड रेवेन्यू था, ठीक है, संगम पॉलिटी में अगर लैंड रेवेन्यू की बात करें, अब स्टेट की देखते हैं किस तरह से इनकम होती है। तो लैंड रेवेन्यू जो था वो सबसे चीफ सोर्स ऑफ इनकम था। यानी जो सबसे ज्यादा कमाई होती थी पूरे जो ये जो राज्य थे, इसमें सबसे ज्यादा कमाई किससे होती थी? लैंड रेवेन्यू से होती थी। और कस्टम ड्यूटी से भी ये लोग कमाया करते थे, ठीक है। जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था, जो बाहर से सामान आ रहा था उस पे कस्टम ड्यूटी लगाते थे और उससे भी अच्छी खासी कमाई करते थे। सबको समझ आ रहा है? तो जैसे पतना पिल्लई, जो पतना पिल्लई टेक्स्ट है, जो पतना पिल्लई टेक्स्ट है, उसमें कह सकते हो कस्टम ऑफिशियल्स के बारे में बताया गया है। कहाँ पे? सी पोर्ट ऑफ पुहार, सी पोर्ट ऑफ पुहार। पुहार मैंने बताया कावेरी पट्टनम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। सबको समझ आ रहा है? सो बूटी कैप्चर्स, यानी जो युद्ध में दूसरे एनिमी की, जो कह सकते हो जो पूरा का पूरा, जो एनिमी की, जो कह सकते हो जितना भी ट्रेजरी थी, बाकी चीज जब उसको लूट लिया जाता था, तो उससे भी बहुत बड़ी इनकम ये जो रॉयल ट्रेजरी थी ये कमाती थी। सबको समझ आ रहा है? तो इससे भी कह सकते हो बहुत ज्यादा मेजर इनकम हुआ करती थी इनकी। जब वॉर में कह सकते हो दूसरे उस पे स्टेट पे गए और वहां पे कह सकते हो उन्होंने जीता और आक्रमण करा, तो जो उसकी जितनी भी ट्रेजरी होती थी उस पर कब्जा कर लिया करते थे। तो जो बूटी कैप्चर हुई है, ठीक है, तो वो वॉर बूटी की अगर बात करी जाए, तो वो भी बहुत ज्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंट या फिर मेजर इनकम सोर्स थी इनके लोगों के लिए, ठीक है। रोड्स एंड हाईवेज बहुत बढ़िया मेंटेन थे, तभी कह सकते हो फॉरेन ट्रेवलर्स भी काफी ज्यादा आए यहाँ पे। ऑफ कोर्स अगर ट्रेड हो रहा है तो उसके लिए रोड्स एंड हाईवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो अच्छे थे तभी ज्यादा अच्छे खासा ट्रेड हो रहा था, ठीक है। और कहा जाता है कि जो डिफरेंट ट्रैवलर्स थे वो बताते हैं कि ठीक है, ये जो रोड्स एंड हाईवेज थे इसमें कह सकते हो गार्ड्स तैनात रहते थे दिनों रात में, रॉबरी को और स्मगलिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं हमारा संगम पॉलिटी के बारे में। संगम सोसाइटी की अगर बात करी जाए, संगम सोसाइटी की अगर बात करी जाए, तो जो लैंड है, जो जमीन है उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। फाइव, कह सकते हो 5 फोल्ड डिवीजन करी गई है। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ लैंड है उसको कहा गया है कुरिंजी। क्या कहा गया है? कुरिंजी। और कुरिंजी ऐसे ट्रैक्ट्स को बोला गया है, ऐसे ट्रैक्ट को बोला गया है मतलब जो हिली ट्रैक्ट्स हैं, ऐसा लैंड जो जो हिली एरिया में लाई करता है उसको बोला गया है कुरिंजी, ठीक है। फिर मुलई बोला गया है, मुलई यानी ऐसा जहाँ पे पेस्टोरल लैंड है, जहाँ पे पेस्टोरल लैंड है उसको मुलई बोला गया है। फिर क्या है? मरुदम, ठीक है, मरुदम। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है उस लैंड को बोला गया है मरुदम, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है? नीदल। कोस्टल वाला जो लैंड है, कोस्टल एरिया का जो लैंड है उसको क्या बोला गया है? नीदल। फिर है पलई। पलई क्या है? डेजर्ट वाले लैंड को क्या बोला गया है? डेजर्टेड लैंड को क्या बोला गया है? पलई। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो लैंड की जो है टोटल 5 डिवीजन कर दी, कुरुंजी, मुलई, मरुदम, नीदल एंड पलई, ठीक है। अब इस लैंड पे जो अलग अलग जो लैंड पे लोग रह रहे थे उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन थे, ठीक है। अलग अलग जो लैंड पे रह रहे थे उसके अकॉर्डिंग लोगों के क्या थे? अलग अलग ऑक्यूपेशन थे, ठीक है। और अलग अलग ऑक्यूपेशन के साथ इनके जो भगवान थे, जो ये रिलीजन फॉलो करते थे, वो भी डिफरेंट थे। सबको समझ आ रहा है? डिफरेंट गॉड। सो डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड डिफरेंट गॉड। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो जो कुरुंजी वाले लैंड के कह सकते हो जो लोग थे, इनके चीफ डीटी, यानी जो सबसे मेन जो गॉड थे वो कौन थे? मुरुगन। इनके चीफ डीटी कौन थे? मुरुगन थे। और ये क्या काम करते थे? इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था हंटिंग करते थे और हनी कलेक्शन करते थे। और कुरुंजी कौन लोग हो गए? जो हिली ट्रैक्स में रहते थे। सबको समझ आ रहा है? फिर मुलई, ये इनके मुलई जो कह सकते हो जो पोस्ट पेस्टोरल लैंड वाले लोग थे, ठीक है, इनके चीफ डीटी थे विष्णु यानी मेयोन। मेयोन भी कहा जाता था। सबको समझ आ रहा है? इनका चीफ ऑक्यूपेशन क्या था? भाई पेस्टोरल लैंड में क्या होगा? रेयरिंग होगी, यानी गाय भैंसों को चराना, ठीक है। ये डील करते थे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, डील करते थे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ। सबको समझ आ रहे हैं? फिर मरुदम जो लैंड ट्रैक्ट वाले लोग हैं, ये इनके चीफ डीटी थे इंदिरा। कौन थे इनके चीफ डीटी? इंदिरा। और इनका चीफ ऑक्यूपेशन, ये लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। ऑफकोर्स एग्रीकल्चरल लैंड है तो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे। फिर नीदल की बात करी जाए, इनके चीफ गॉड थे या फिर चीफ डीटी थे वरुणन।
और ये क्या करते थे, ये लोग कोस्टल एरिया में रहते थे, तो ये क्या फिशिंग करते थे और सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते थे। अब जो पलई वाले लोग थे, ये कहाँ रहते थे, इनके जो चीफ डीटी थे वो कौन थे, कुरवई। और ये डेजर्ट या फिर सूखे एरिया में रहते थे, तो ये रॉबरी पे डिपेंड थे। ऑफ कोर्स सूखे एरिया में ना ही कुछ उगेगा, ना ही कह सकते हो गाय भैंसों को चराया या फिर जानवरों को चराया जा सकता है, तो ना ही आप एनिमल पे डिपेंड होंगे, तो ये लोग क्या करते थे, रॉबरी करते थे। सबको समझ आ रहा है। तो ये हमारा संगम सोसाइटी किस तरह से अरेंज थी, लैंड के ऊपर बेस्ड थी, लैंड के अकॉर्डिंग ही गॉड थे, लैंड के अकॉर्डिंग ही आपका ऑक्यूपेशन था। ठीक है। तो संगम सोसाइटी मैंने आपको दिखाया कि कुरिंची लैंड पलई हो गया। ठीक है। पलई, मुलई। ठीक है। मुरुथम एंड नीतल। सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। तो संगम सोसाइटी में अगर कास्ट की बात करी जाए संगम सोसाइटी में, अगर मैं कास्ट की बात करूं यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो तोलका पीएम जो है, मैंने बताया था, तोलका पीएम जो है, जो तोलका पीएम ने लिखी थी, ठीक है, इसमें टोटल 4 कास्ट मेंशन करी गई है, 4 कास्ट मेंशन करी गई है। सबसे पहली जो कास्ट थी वो क्या थी, अरासर। क्या थी, अरासर। दूसरी कास्ट कास्ट क्या थी, अंथनार। ठीक है, दूसरी कास्ट क्या थी, अंथनार। तीसरी कास्ट क्या थी, वानिगर। तीसरी कास्ट क्या थी, वानिगर। एंड चौथी कास्ट क्या थी, वेललार। चौथी कास्ट क्या थी, वेललार। तो जो रूलिंग क्लास थी उसको क्या बुलाया जाता था, अरासर बुलाया जाता था। तो जो रूलिंग क्लास थी उसको क्या बुलाया जाता था, रूलिंग क्लास को अरासर बुलाया जाता था। अब जो प्रीस्ट या फिर रिलीजन को मैनेज करते थे उनको क्या बुलाया जाता, अंथनार्स बुलाया जाता था। ठीक है। तो जो प्रीस्टली क्लास थी उसको बुलाया जाता था अंथनार। वाणिगर किसको बुलाया जाता है, वाणिगर करते थे बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स। वाणिगर क्या करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स। वेल्लार क्या करते थे, वेल्लार करते थे आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, वेल्लार क्या करते थे, एग्रीकल्चर। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है तोलका पीएम से। सबको समझ आ रहा है। फिर इनके अलावा बाकी ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी जिक्र हुआ है संगम एज में। वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स के नाम देख लीजिए। पराथवर, पनार, तीनार, कदम्बर। ठीक है, कादम्बर, मारवाड़, पुलियार। ये क्या थे, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि संगम सोसाइटी में उस टाइम मौजूद थे। फिर बात करी जाए एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स, जैसे एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स भी उस जमाने में मौजूद थी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइब्स का नाम है होडास, इरुलास, नागास एंड वेदार्स। इस पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। तो बस आप इतना याद रखना कि ट्राइब्स भी थी। ठीक है, ट्राइब्स भी थी। और ये आपको याद रखना, रासर, अंथनार एंड वनीगर एंड वेललार। तो रिलीजन की बात करी जाए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डीटी जो संगम एज में है, संगम पीरियड में है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है या तो सियोन बोल सकते हो या फिर आप मुरुगन। ठीक है, सियोन या फिर मुरुगन। ठीक है। इनके टोटल 6 एडोबीज थे, इनके टोटल 6 एडोबीज थे। ठीक है। जिसको क्या कहा जाता था एडोबिस को, अरुपदई वीडू। अरुपदई वीडू बुलाया जाता था। सबको समझ आ रहा है। बाकी गॉड्स भी वर्शिप होते थे, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको, बाकी गॉड्स भी वर्शिप होते थे। ठीक है, बाकी गॉड्स क्या क्या थे इस संगम पीरियड में, जैसे विष्णु भगवान की पूजा होती थी, उनको बुलाया जाता था मयोन। ठीक है। वेंदन यानी इंदिरा भगवान की पूजा होती थी। वरुणन की पूजा होती थी एंड कोरवई की भी पूजा होती थी। सबको समझ आ रहे हैं। अब यहाँ पे रिलीजन में जो है कह सकते हो एक हीरो स्टोन की बात करी गई है, जिसको हीरो स्टोन भी कह सकते हो यहाँ पे, उसकी भी वर्शिपिंग करी 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 जाती थी। और हीरो स्टोन को क्या बुलाया जाता था, नदुकल। हीरो स्टोन को क्या बुलाया जाता था, नदुकल। तो हीरो स्टोन नदुकल एक ही चीज है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। हीरो स्टोन बेसिकली इसका इंग्लिश में कह सकते हो ट्रांसलेट करा गया है। तो हीरो स्टोन क्या है, जो इंपॉर्टेंट कह सकते हो ऐसे लोग जो कि लड़ते लड़ते युद्ध में मर गए। ठीक है, अपने साम्राज्यों के बचाने में जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे, रूलर्स थे। ठीक है, और जो बाकी सोल्जर्स थे, वो जो कह सकते हो जो लोग मर गए हैं, उसके लिए कह सकते हो ये एक स्टोन बनाते थे जिसमें उनके बारे में बताया गया है। तो हीरो स्टोन की भी यहाँ पे ये लोग पूजा करा करते थे। सबको समझ आ रहा है। और हीरो स्टोन को क्या बुलाया जाता था, नदुकल। तो ये जो मैंने इमेज लगा रखी है, ये जो मैंने इमेज यहाँ पे लगा रखी है, ये गॉड मुरुगन की है। और ये किस चीज की इमेज है, ये इमेज है आपके हीरो स्टोन की या फिर नदुकल की। फिर आगे बढ़ा जाए, पोजीशन ऑफ वुमेन की अगर बात करी जाए, वुमेन की पोजीशन, तो उस जमाने में काफी वुमेन पोएट्स थी। जैसे बहुत फेमस वुमेन पोएट्स थी अवियार आपकी।
ठीक है, नचलियार, ठीक है, नचलियार एंड ककई पदिनियार, ककई पदनियार। तो वुमेन जो है पोएट भी थी, वुमेन जो है पोएट भी थी, ठीक है, और लव मैरिज अलाउड थी। लव मैरिज क्या थी? अलाउड थी। यानी जो औरतें हैं, मतलब या फिर जो कह सकते हो लेडीज है, उनको अलाउड था, ठीक है, लाइफ पार्टनर चूज करना। ठीक है, सबको समझ आ रहे हैं। लेकिन जो करपू या फिर चेस्ट लाइफ है, ठीक है, वो कंसिडर करा जाता था हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ अ वुमेन। यानी ऐसी कह सकते हो वुमेन जो किसी के साथ या फिर इवन अपने मतलब एटलीस्ट अपनी शादी तक, ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, अपनी शादी तक अगर किसी के साथ सेक्सुअल कह सकते हो रिलेशन नहीं बनाते तो उसको हाईएस्ट वर्च्यू या फिर हाईएस्ट रिस्पेक्ट मिलती थी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया पोजीशन ऑफ वुमेन। तो देखा जाए तो ठीक थी, एटलीस्ट दे वर अलाउड टू मैरी, मतलब जिसको वो चूज करते थे उससे वो शादी कर सकते थे। लेकिन जो लाइफ ऑफ विडोज थी, जो लाइफ ऑफ विडोज थी वो क्या थी? मिजरेबल थी। वो क्या थी? मिजरेबल थी। ठीक है, तो जो नॉर्मल वुमेन थी उनकी लाइफ ठीक थी। ठीक है, वुमेन की ब्रेवरी की भी बहुत बार बात बात हुई है यहाँ पे, वुमेन की ब्रेवरी की भी बात हुई है। ठीक है, जैसे कनगी के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है, वुमेन की ब्रेवरी के बारे में बात हुई है। सबको समझ आ रहा है? वुमेन जब पोएट्स भी हैं तो क्या है, ओवरऑल जो है सोसाइटी में वुमेन की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, लेकिन जो लाइफ ऑफ विडो थी वो काफी ज्यादा क्या थी? मिजरेबल थी। प्रैक्टिस ऑफ सती भी होती थी। प्रैक्टिस ऑफ संगम एज में पूछा जाए कि भाई सती होता था क्या, क्या वो बिल्कुल परफेक्ट सोसाइटी थी जहाँ पे सती नहीं होता था? नहीं, ऐसा नहीं था। प्रैक्टिस ऑफ सती भी था, ठीक है, लेकिन सिर्फ हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में था। ये क्या था? हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में ही देखने को मिलता था। ठीक है, वुमेन की बात करी जाए तो यहाँ पे क्लास ऑफ डांसर्स भी थी। ठीक है, क्लास ऑफ डांसर्स भी थी जिनको पेट्रोनेज मिलती थी किंग्स और नोबल्स द्वारा। किंग्स और नोबल्स द्वारा क्लास ऑफ डांसर्स को क्या मिलती थी? पेट्रोनेज मिलती थी। सबको समझ आ रहा है? फिर फाइन आर्ट्स की बात करी जाए, आई होप सबको समझ आ रहा होगा लेक्चर पूरा। तो फाइन आर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो पोएट्री, म्यूजिक और डांसिंग जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर था संगम एज में। पोएट्री, म्यूजिक म्यूजिक और डांसिंग, ठीक है, बहुत लिबरल डोनेशंस, अच्छी खासी डोनेशंस कर दे दिया करते थे जो किंग्स थे, चीफ्टेंस थे, नोबल्स थे। बहुत अच्छी खासी डोनेशंस देते थे जो फेमस उसमें म्यूजिशियंस थे। ठीक है, जो पोएट्स थे उनको, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट डांसर्स थे उनको अच्छी खासी डोनेशंस मिल जाया करती थी। रॉयल कोर्ट्स होती थी, ठीक है, रॉयल कोर्ट्स होती थी जहाँ पे जो सिंगर्स थे, इंपॉर्टेंट सिंगर्स और पोएट्स इकट्ठा होते थे। ठीक है, और ये जो सिंगर और पोएट्स इंपॉर्टेंट थे इनको क्या 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 नाम दिया गया था? इनको नाम दिया गया था पनार। ठीक है, पनार और वायरल यार। ठीक है, पनार और वायरल यार। आप इस तरह से याद रखना, वायरल। सबको समझ आ रहा है? जो वायरल हो जाते हैं तो ऑफकोर्स अच्छे लोग ही होंगे, अच्छे सिंगर्स ही होंगे। सबको समझ आ रहा है? तो रॉयल कोर्ट्स में सिंगर आते थे जिनको क्या बुलाया जाता था? सिंगर और म्यूजिशियंस आते थे, ठीक है, उनको बुलाया जाता है पनार और वायरल यार। ठीक है, डांस परफॉर्म करते थे। डांस कौन परफॉर्म करता था? डांसर्स को क्या बुलाया जाता था? कनी गैयर। ठीक है, कनी गैयर। तो डांसर्स को बुलाया जाता था कनी गैयर। और जो, ठीक है, ये कनी गैयर की ही एक स्टैचू सा बना हुआ है, ये चीज आप देख लीजिएगा। फिर एक कोई स्पेसिफिक पोज इन्होंने बना रखा है। ठीक है, फिर कुथू जो था सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट का जरिया था लोगों के लिए। कुथू जो था, ये कुथू की इमेज अटैच करी हुई है। कुथू जो था बहुत एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट का जरिया था उस जमाने के लोगों के लिए। सो डांसिंग भी थी, पोइट्री भी थी, ठीक है, सिंगिंग करते थे जो पोइट्स थे। ठीक है, तो उनको क्या बुलाया जाता था? पनार और वायरल यार। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रख लेना आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इकोनॉमी ऑफ संगम एज की अगर बात करी जाए, इकोनॉमी ऑफ संगम एज की भी बात करी जाए, सो एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर क्या था? चीफ ऑक्यूपेशन था। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट पैसा कमाने का जरिया था वो क्या था? एग्रीकल्चर। तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। ठीक है, राइस जो है कॉमन क्रॉप था, राइस जो है कॉमन क्रॉप था। बाकी क्रॉप्स रागी, शुगर केन, कॉटन भी प्रोड्यूस होता था, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनेमन, ठीक है, और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी प्रोड्यूस होते थे उस टाइम सदर्न इंडिया में। जैक फ्रूट और जो पेपर था वो बहुत फेमस था चेरा में यानी केरला में। ठीक है, पैडी जो है चीफ क्रॉप था चोला में, पैडी चीफ क्रॉप था चोला में और पांड्या कंट्री में। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर थे संगम पीरियड के। ठीक है,
वीविंग ऑफ मेटल वर्क्स, कारपेंट्री, ठीक है, शिप बिल्डिंग, ठीक है, मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, ठीक है, बीड, स्टोन्स, आइवरीज के जरिए जो ऑर्नामेंट्स बनते थे, ये काफी ज्यादा फेमस थे उस जमाने में। ठीक है। स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन भी हुआ करता था, सिल्क क्लॉथ भी होता था। ठीक है। जिसमें हाई क्वालिटी कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस प्रोड्यूस करा जाता था। सबको समझ आ रहा है? फिर इकोनॉमी की बात करी जाए संगम एज की। ठीक है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहां पे बहुत ज्यादा कॉटन फेमस था। जो ओरियर जो ओरियर मैंने आपको बताया था, यूरियर या ओरियर बोलेंगे जैसे भी। ठीक है। इसका जो कॉटन प्रोड्यूस होता था ये वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस था, एक बहुत बड़ा कॉटन कॉटन सेंटर कॉटन सेंटर बन चुका था ये। ठीक है। जो मर्चेंट्स थे वो घोड़ा गाड़ी में, ठीक है, जो एनिमल्स के बैक पे कह सकते हो सामान कार्ट्स वार्ट्स लेकर ये लोग जाया करते थे। ठीक है। इंटरनल जो ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम के जरिए होता था, ये पॉइंट बस याद रख लेना, इंटरनल ट्रेड बार्टर सिस्टम के जरिए होता था। और जो एक्सटर्नल ट्रेड था, ठीक है, जो एक्सटर्नल ट्रेड जो था, ठीक है, उसमें कॉइन्स यूज करते थे। उसमें क्या यूज करते थे? कॉइन्स यूज करते थे। तो सदर्न इंडियन जो डिफरेंट स्टेट्स थे, ठीक है, और जो ग्रीक किंगडम्स थे, ये आपस में अपना इंटरनेशनल ट्रेड उस जमाने में भी करा करते थे। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एक बार आप देख लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख लीजिए। वो क्या थे? तोंडई, मुसूरी, कोरकई, रिकमेडू एंड मरकनम। ठीक है। अरिकुमेडू आपका ये रहा। ठीक है, अरिकुमेडू। कावेरीपट्टनम आपका पुहार हो गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, कावेरीपट्टनम क्या हो गया आपका? पुहार। तोंडाई वोंडाई ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी मैप में मार्कआउट करा ही दिया था। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये लोग जो संगम एज में स्टेट्स थे, जो डायनेस्टीज थी, ये क्या एक्सपोर्ट करते थे? ये एक्सपोर्ट करते थे फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक को एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते थे, जैसे पेपर हो गया, जिंजर हो गया, कार्डमम हो गया, सिनेमन हो गया, टर्मरिक हो गया, ये इन सब चीज़ों की एक्सपोर्ट करते थे। आइवरी प्रोडक्ट्स हो गया, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स को ये एक्सपोर्ट करते थे। सबको समझ आ रहा है? लेकिन इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे गोल्ड, हॉर्सेस और स्वीट वाइन। ठीक है। देख लो कितने चालाक हैं, वाइन भेजा करते थे बाहर से जो वेस्टर्नर्स थे। ठीक है। तो गोल्ड आता था बाहर से, हॉर्सेस आते थे, स्वीट स्वीट वाइन आती थी। ठीक है। दीज वर द चीफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, ये हो गया हमारे चीफ चीफ इम्पोर्ट्स। अब डिक्लाइन होता है संगम एज का, मैंने बताया था 3rd सेंचुरी एडी के आते आते इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और इनका जो डिक्लाइन होता है इसका एक क्रेडिट दिया जाता है डिक्लाइन का। ठीक है। डिक्लाइन किसकी वजह से हुआ? कालाभ्रस की वजह से हुआ, जिन्होंने तमिल कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया था और रूल करा था करीबन 250 साल तक। ठीक है, 250 साल तक। ठीक है। जो पल्लवास थे नॉर्दर्न तमिलनाडु में और जो पांड्यास थे सदर्न तमिलनाडु में, कहा जाता है कि 250 साल राज करने के बाद ये कालाभ्रास को हरा देते हैं। मतलब जब कालाभ्रास के मतलब करीबन 250 साल पूरे होने वाले होते हैं, तभी पल्लवास जो नॉर्थ इंडिया में निकल के आते हैं, पांड्यास जो सदर्न तमिलनाडु में निकल के आते हैं दोबारा से। ठीक है। और ये तमिल कंट्री से इसको बाहर निकाल देते हैं और दोबारा से अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ये आगे हमें पढ़ना है, बट अभी आप इतना समझ लिए कि कालाभ्रस की वजह से और बाकी भी बहुत डिफरेंट रीजंस हैं, इकोनॉमी ये सब चीज़ डाउन हो जाती है, उसकी वजह से जो है संगम एज का काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। इकोनॉमी डाउन होने का रीज़न वेस्टर्न वर्ल्ड में भी चेंजेस हो रहे थे, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी चेंजेस हो रहे थे, उसके जैसे इकोनॉमी भी डाउन होती है। ठीक है। इकोनॉमी भी डाउन होती है, तो वो भी एक रीज़न था संगम एज का। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो जब ट्रेड कम हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, तो गोल्ड और प्रेशियस कॉइन्स वॉइन्स ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ट्रेड कम हो रहा है। तो जो ये जो सदर्न किंगडम से चोलोस पांड्यास ये क्या हो रहे थे, इनका फ्लरिशमेंट कम हो रहा था, या फिर इनकी इकोनॉमी भी क्या हो रही थी? डिक्लाइन हो रही थी। सबको समझ आ रहा है? तो इनकी मेन कमाई कहाँ से हो रही थी? एक्सपोर्ट से भी हो रही थी इनकी मेन कमाई। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में गिरावट की वजह से, वेस्टर्न वर्ल्ड में या फिर जो चेंजेस है उसकी वजह से संगम एज का भी डिक्लाइन होता है। सबको समझ आ रहा है? और जो डायरेक्ट रीजन था वो क्या था? कालाभ्रस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं तमिल कंट्री को। सबको समझ आ रहा है? तमिल कंट्री या फिर सदर्न पार्ट को। आई होप सभी को क्लियर होगा जो आज हमने पढ़ा है संगम एज के बारे में। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स में अटैच कोशिश करता हूँ 2 से 3 दिन में, अब बाकी सारे जितने भी हमने अभी लेक्चर्स लगे हैं सभी के नोट्स आपको अवेलेबल करवाने की। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमें गुप्ता अंपायर के बारे में पढ़ना है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।